Hey students, welcome to Education is the Life with your favorite शिल्पा मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Let's get started। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं गाज का प्रमेय और विद्युत फ्लक्स एंड घनकोण क्या है और उसके अनुप्रयोग क्या क्या है, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो आपका विद्युत आवेश और क्षेत्र था वो आपका समाप्त हो गया। अब शुरू होने वाला है गाज का प्रमेय। गाज का प्रमेय पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा? विद्युत फ्लक्स एंड घनकोण। यदि दो टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से गाज प्रमेय पता कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होती है। पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर घनकोण, उसके बाद गाज थ्योरम। तो आज के इस टॉपिक आज का ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स ये क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स जो होता है बच्चों एंड दोस्तों, वो होता है कि किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी फिगर में जब हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता हो जाएगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होती है। मैंने क्या लिया? एक आवेशित पिंडली। क्या ली? आवेशित पिंडली। ये आपका क्या है? आवेशित पिंड है। इससे जो बल रेखाएं निकलती हैं, अब ये बल रेखाएं क्या हैं? ये हम पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि बल रेखाएं क्या है, जाकर आप पढ़ लीजिए। तो ये आपकी जो बल रेखाएं हैं ये क्या है? एक दूसरे के लंबवत, मतलब अपने पृष्ठ पर क्या है? कोई जो बल रेखाएं हैं ये लंबवत है कि नहीं? अपने पृष्ठ पर लंबवत है, लेकिन कोई जो कुछ मतलब विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के लंबवत नहीं है, यानी अपने पृष्ठ पर लंबवत नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो बल रेखाएं कि अपने पृष्ठ पर लंबवत हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो समझ में आई? यानी किसी आवेशित पिंड से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे एप्सिलॉन नॉट यानी फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका पूरा था क्या? विद्युत फ्लक्स। कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये आपका था विद्युत फ्लक्स। मैंने पहले कॉन्सेप्ट यानी फिगर बनाकर समझाई, उसके बाद इसी के माध्यम से हमने इसको लिखा। मैंने रट्टा नहीं मारी। पहले मैं बहुत गलतियां करती थी। क्या करती थी? स्कूल में उसको रट्टा मारती थी, जबकि बाद में सोचती थी कि मेरे दिमाग पर हमेशा के लिए क्यों बैठता नहीं है। तो बाद में मुझे पता चला कि रट्टा मारने से कुछ नहीं, ज्यादा दिनों तक हमें याद नहीं रहता, जब तक रिवाइज करते हैं तब तक। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट आपको पता हो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप जिंदगी भर इसी के माध्यम से अपने तरीके से भाषा को क्या कर सकते हो? अपने आप में कन्वर्ट कर सकते हो।
यानी अपने मन से भाषा बना सकते हो। तो पहले आप फिगर को समझिए, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद परिभाषा लिखिए। तो देखिए हमने क्या बताया, यही तो हमने लिखा क्या कि किसी आवेशित पिंड पर, किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली लंबवत बल रेखाएं, ये क्या आपकी बल रेखाएं, तो निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं, इसकी जितनी संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, विद्युत फ्लक्स। यानी किसी आवेशित पिंड से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लंबवत है, ये निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं, और ये आपका क्या है, आवेशित पिंड हुआ, यही आपका विद्युत फ्लक्स था। अब हम क्या समझेंगे, इसकी क्या करेंगे, गणना की, इसकी फार्मूला क्या होती है और इसको कैसे। तो इसका हो गया, आई होप कितनी बात तो समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसको मिटा दें। तो ये आपका हो गया। अब इसकी गणना करेंगे, क्या गणना करेंगे। माना ये आपका ब्लैक बोर्ड है, उसके हम किसी ब्लैक बोर्ड, ये आपका जो ब्लैक बोर्ड है, इसके किसी हम छोटे पार्ट को लिए, क्या किए, छोटे पार्ट को लिए, जिसे हमने क्या नाम दिया, डीएस मतलब छोटा पार्ट, और यस माने पूरा सरफेस, यानी पूरा सरफेस में से किसी एक पार्ट को हमने लिया कि नहीं लिया, उसके पूरे ब्लैक बोर्ड से, जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड हुआ, इतना पार्ट हुआ, तो किसी एक पार्ट को हमने निकाल कर यहाँ रख दिया। तो उसके वो कौन सा भाग हुआ, छोटा भाग हुआ, तो उसे किससे प्रेजेंट करेंगे, डीएस से। इस पर हमने एक लंबवत क्या खींची, रेखा खींची, और इससे जो निकलने वाली, जिसका नाम क्या, एन रखा, क्या, एन यानी नॉर्मल, इन पर एक लंबवत रेखा खींची, इससे निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बल रेखाएं हैं, उसको हमने ईए मान लिया। क्या मान लिया, ईए। छोटा सरफेस डीएस, इस पर हमने एक लंबवत रेखा खींचा यानी एन नॉर्मल, और उस पर उससे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हुई, ई हुई। तो इसका फार्मूला होगा, हम इसे किससे प्रेजेंट अभी बताए हैं, फाई ई से। तो फाई ई ये लेंगे, ई आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डीएस क्या है, छोटा पार्ट, सरफेस का छोटा पार्ट, कॉस थीटा हमने क्यों ली, अभी बता रहे हैं कि ये जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो हमने एक लंबवत रेखा खींची, एक दूसरे के बीच में थीटा कोण बनना है कि नहीं बनना, एक दूसरे के बीच में थीटा कोण बनना है कि नहीं बनना, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक लंबवत खींची गई रेखा के बीच में थीटा कोण बनना है, यही आपका फार्मूला हुआ। आप पूछेंगे किसी बच्चों यानी किसी दोस्तों के मन में चल रहा होगा कि हमने क्यों कासी थीटा लिया, साइन थीटा भी तो ले सकते हैं, लेकिन साइन थीटा हम क्यों नहीं लिए वो समझेंगे हमने कास थीटा क्यों लिया। हम जब किसी ये आपका विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो कैसी राशि है, अदिश या सदिश, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, यदि हम सदिश राशि का क्या करें, किसी सदिश का वियोजन करें तो हमें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी किसी सदिश का हम वियोजन करेंगे तो हमें दो कांसेप्ट प्राप्त हो जाएगा, एक ये। तो इसको हमने भी ई मान लिया, यानी एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। दो इस विद्युत क्षेत्र का जब हम विभाजन किया, यानी सदिश राशि का जब विभाजन किए तो हमें दो कांसेप्ट प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हुआ। तो हम देख रहे हैं कि थीटा की धरा इस साइड है, यानी इस साइड है। और एक खासियत और है कि हमने अभी परिभाषा में लिखा कि बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए, अपने सतह पर लंबवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो ये लंबवत है कि ये लंबवत है, ये लंबवत है ना, और ये आपका क्या है, क्षैतिज रेखा में। तो इधर कोई थीटा ही नहीं है, हमें इसे क्षैतिज से मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे कि लंबवत रेखा कैसी निकले, लंबवत निकले। तो अब समझ में आई हमने कॉस थीटा क्यों ली, तो यानी डी एस कॉस
थीटा, ये आपका होगा डी एस साइन थीटा। हमेशा थीटा की ओर वाला ही कॉन्सेप्ट लेंगे, यानी जिधर थीटा होगा उधर ही कॉस थीटा होगा। तो समझ में आई हमने कि कॉस थीटा क्यों ली, यानी सब जब सदिश राशि का विभाजन यानी वियोजन करेंगे तो क्या होगा कि हमें दो कॉन्सेप्ट प्राप्त होगी। यानी और एक खासियत है कि बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए, यानी दो बल रेखाएं हैं यहाँ पर, तो हमें बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। कैसी, लंबवत। तो ये लंबवत है कि ये लंबवत है, ये लंबवत है, तो हम कास थीटा तो लेंगे। तो आई होप इतना बात समझ में आया कि हमने कास थीटा क्यों ली, साइन थीटा क्यों नहीं, क्योंकि हमें बल रेखाएं परिभाषा में क्या है कि बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के अपनी सतह पर लंबवत होनी चाहिए। तो ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका था विद्युत फ्लक्स, क्या था, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला। हमने क्या क्या समझाया, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आपका विद्युत फ्लक्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे घन कोण। क्या पढ़ेंगे, घन कोण। अब ये घन कोण क्या है, घन कोण। आप कभी बाजार में जाते हैं तो कुछ खरीदते कि नहीं खरीदते, जैसे मान लीजिए गए तरबूजा लेने, क्या लेने, तरबूजा। दुकान पर गए और पूछे कि भैया ये मीठा है या नहीं मीठा, तो बोले उस खरबूजा, ये आपका क्या हुआ, खरबूजा हुआ कि नहीं हुआ। तो इस खरबूजे से उसका छोटा सा पार्ट काट को इस तरह रहेगा, वही छोटा सा पार्ट काट कर आपको देगा। कैसा पार्ट, छोटा पार्ट। तो इस छोटे पार्ट को यदि हम जूम करें, क्या करें, बड़ा करें, क्या करें, बड़ा करें, क्या करें, बड़ा करें। इसे मान लीजिए इस बिंदु को O, क्या मान लीजिए O, और इसके बीच में कुछ कोण बनना है कि नहीं बनना। कौन सा, इस कोण को हम क्या कहेंगे, यानी छोटा कोण है तो डी ओमेगा, यानी बड़े सरफेस के लिए होगा। पूरे के लिए यदि हम करें तो हमें क्या प्राप्त, तो पूरा यदि हम पूरा लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ओमेगा, यानी बड़ा कोण। लेकिन उसके किसी एक छोटे पार्ट को हमने लिया तो क्या डी ओमेगा होगा कि नहीं होगा। यही डी ओमेगा आपका क्या कहलाता है, घन कोण। इसका जो रेडियस होगा हमने उसको मान लिया आर, क्या मान लिया, आर। इसे आगे बढ़ाने पर तथा इसके बीच में एक लंबवत रेखा खींचने पर हमें थीटा कोण प्राप्त होगा। तो पता चला कि हमने एक खरबूजे का छोटा पार्ट लिया और उसके बीच यानी दोनों के बीच जो बना कोण है वही घन कोण है, जिसे हम डी ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। इसके बीच का रेडियस यानी त्रिज्या आर मान ली और उस पर हमने एक लंबवत खींचा तो दोनों के बीच बना जो कोण है वो थीटा कोण प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका जो फार्मूला होगा डी ओमेगा बराबर डी ओमेगा डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, यही आपका फार्मूला किसका, घन कोण का। तो देखिए अभी कि जो डी ओमेगा यानी छोटे पार्ट का फार्मूला क्या, डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, क्या होता है, डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब अभी था ये क्या, छोटे पार्ट का फार्मूला क्या था, अभी हमने छोटे पार्ट को लिया। अब हम क्या लेंगे, बड़े पार्ट को। तो बड़े पार्ट को जब हम लेंगे तो ओमेगा का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ये आपका छोटा भाग था लेकिन ये हम पूरे सरफेस को लिए, पूरे तरबूजे के कोण को लिए और तरबूजे के किसी छोटे पार्ट का जो फार्मूला है, जो कोण है छोटा पार्ट का, छोटे पार्ट का, ये है। ये छोटे के लिए सही बात की, ये छोटे के लिए, ये पूरे खरबूजे वाला कोण है। तो हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि इसका मान यहाँ पर रखने पर डी एस कॉस थीटा अपान आर
स्क्वायर। तो इसका मान होगा 4 पाई स्टे रेडियन। इसको याद कर लीजिएगा। इसका मान कितना होता, समाकलन करने पर हमें इतना मान मिला, फिर इतना, इसका मान कितना होता 4 पाई स्टे रेडियन, रेडियन नहीं स्टे रेडियन। तो हमें ओमेगा का पार्ट जो ओमेगा है उसका मान पता चल गया कि नहीं चल गया। यही ओमेगा आपका क्या है, घन कोण, जो कि हमें पता करना था। आई होप इतना बात समझ में आया होगा कि हमने दुकान पे गई और एक खरबूजा देखी और भैया से पूछी कि भैया मीठा या नहीं मीठा, तो वो उसका छोटा जो पार्ट है उसे काटकर हमें दिए। तो उसी छोटे पार्ट का मान हमें कितना पता चला, इतना। फिर उसी छोटे पार्ट, फिर हमने पूरे पार्ट को लिया और छोटे पार्ट से क्या कर दिए, समाकलन कर दिए। क्या कर दिए, समाकलन कर दीजिए। फिर किए, फिर उसके बाद हमें क्या मिल गया, घन कोण। तो घन कोण पता चला, इसको याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला अभी गास परमे में काम आएगा। तो आपको ये पता चल गया। तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे गास थ्योरम की गास का परमेय क्या है। तो आज इतना ही, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए और घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।